आज मैं करवा रहा हूं समास। ठीक है, आपके एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, कोई शब्द दे देगा, उसमें समास लिखना होगा और उसका विग्रह करना होगा। तो समास मैंने डिटेल से करवाए हुए हैं, विस्तार से। अब इतना समय नहीं है कि सारा कुछ विस्तार से दोबारा दोहराया जाए। अब मैं शॉर्टकट बताऊंगा समास को कैसे छांटें। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए समास क्या चीज है। तो समास दो शब्दों के पास पास आने की प्रक्रिया है। समास में दो शब्द इकट्ठे होकर मिलते हैं। समास का मतलब होता है संक्षेप। समास इसका अर्थ होता है संक्षेप, छोटा करना। छोटा कैसे करते हो? छोटा कई बार तो बीच के पदों को गायब करके कर देते हैं। बताया था मैंने, दही दही, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो दही बड़ा इकट्ठा कर दिया, बीच के पद हटा दिए, तो समास संक्षेप हो गया। ठीक है ना। कई बार ऐसे भी संक्षेप कर देते हैं विभक्तियां हटा करके। कैसे? रसोई के लिए घर, के लिए हटा दो, रसोई घर, है ना। राजपूत, राजा का पुत्र, पूत पुत्र को बोलते हैं। ठीक है ना, तो का हटा दो, राजपूत बन गया राजा का पुत्र। ठीक है। अच्छा, आप पर बीती, पर हटा दो, आप बीती। कई बार कुछ शब्द हटा दिए जाते हैं, विभक्तियों की बजाय शब्द भी हट जाते हैं। कई बार कई पद हट जाते हैं, कई बार शब्द हट जाते हैं। शब्द कैसे? माता और पिता, और उठा दो, माता पिता। ठीक है ना। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं मदर एंड फादर, तो कई बार पेरेंट्स ही बोल देते हैं। तो एक करने का भाव, छोटा बोलने का भाव, तो ये समास की प्रक्रिया है। अब थोड़ा सा आपको ये याद रखना चाहिए कि समास के कितने भेद होते हैं। तो 6 भेद होते हैं। कितने? 6। एक तो है अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। तीसरा है कर्मधारय समास, और चौथा है द्विगु समास, और द्विगु। और पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा है बहुव्रीहि समास। अब पहली जो आवश्यकता है, जो ध्यान में देने वाली बात है, वो ये है कि आप को कोई शब्द दिया जाएगा, पेपर में पूछेगा इसमें कौन सा समास है, और आप मान लो छांट पाए बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो आपने छांट तो लिया कि इसमें बहुव्रीहि समास है। अब आप बहुव्रीहि समास लिखने में गलती कर देते हो, अटपटा सा लिख देते हो, बहुव्रीहि, पता नहीं, है ना। तो एक तो वहां एक शब्द में तो नंबर मिलने वाला है, और वही शब्द आपका गलत है, तो वो नंबर दे तो दे, ना दे तो ना दे। अब सुनो, एक तो नंबर कम होगा, चलो एक नंबर कटिया, कोई बात नहीं, हमें तो 100 में से 99 बहुत है। लेकिन वो एक नंबर वहां नहीं कटता, वहां आपकी पोल और खुल जाती है। पता चल जाता है कि ये 10वीं का 12वीं का बच्चा है, जिसको ये लिखना ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपका एक ही शब्द में नंबर मिलने वाला है। तो आप पहले तो ध्यान से अव्ययी भाव समास को देख लो कैसे लिखते हैं। गलत लिखा गया, एक ही शब्द में नंबर मिलेगा, वही गलत हो गया तो वहां तो नंबर कटेगा ही कटेगा, एक नंबर कम होगा ही होगा। आगे भी आपके बाद वाले जो प्रश्न है, क्योंकि ये तो शुरुआती है, अभी तो पेपर बहुत पड़ा है, तो एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मेरे हाथ में कमजोर बच्चे की कॉपी है, तो वो कैसे आपको 90 क्रॉस करके देगा? नहीं समझे क्या? तो लिखने में गलती नहीं करनी। हाँ, पूरा शब्द ही गलत हो गया था, वो कर्मधारय, आपने बहुव्रीहि लिख दिया, चलो अब आपके वही नंबर कटेंगे, आगे नहीं कटेंगे, क्योंकि हो जाती है गलती। ध्यान में नहीं आया कोई शब्द कौन सा समास है, हो गई गलती। लेकिन आपने मात्राओं में गड़बड़ लिख रखा है ना, तो वो हंसेगा। मान लो यूं आपने लिखा बहुवीरिहि, बहुवीरिहि, उसको कई देर तक हंसी आएगी, तो यहां सारी रेड मारेगी आपकी, तो आपकी सारी रेड मारेगी। नहीं समझे क्या? तो यहां तो नंबर कटेगा और वो कमजोर और मान लेगा, ये तो बिल्कुल कमजोर बच्चे की बात है। तो मैं कह रहा हूं इन शब्दों को थोड़ा गौर से देख लो, एक एक शब्द पर गौर करवाता हूं मैं, नंबर इसी पे मिलने वाले हैं, गलत मत लिखना। यहां देखो, आधा व्यय, ये व्यय, व्यय आधा है, ये व्यय, ये व्यय लिखना देख लो। अब अव्यय, और इसी में अव्ययी भाव समास,
ठीक है, गलत मत लिखना। दूसरा है तत्पुरुष, तो पहला तय पूरा फिर आधा, पुरुष तो लिखना आता ही है आपको, पुरुष, पुरुष में से ये लगाना है। अगर आपने पुरुष में से ये लगा दिया तो फिर उसको हंसी आएगी जांचकर्ता को, और वो क्या सोचेगा कि झंडू बच्चा है, कमजोर बच्चे की कॉपी आ गई मेरे हाथ में। जांचकर्ता को देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप गलतियां मत पकड़ाओ तो उसको वहम होगा कि मेरे हाथ में होशियार बच्चे की कॉपी है। तो थोड़ा सावधान रखो, थोड़ी बहुत सावधानी से अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो यहां तत्पुरुष गलत मत लिखना। फिर है कर्मधारय, फिर कह रहा हूं मैं, कोई शब्द आया इसका होगा, आपने ये लिख दिया, कोई बात नहीं, वही नंबर कटेंगे, आपको कमजोर नहीं मानेगा वो। एक बच्चा 1% है, नहीं हुआ सेट, कोई बात नहीं, हमसे भी हो जाती है कई बार गलतियां, लेकिन आपने इस तरह की गलतियां करके बकवास भरी, तो इन गलतियों पर काबू पाओ। फिर है कर्मधारय, तो कर्म कई बार बोलते तो कर्मधारी है, यूं सुनता है तो वो धारी है, यूं लिखते धारी है, री नहीं लगाना, कर्म धारय गलत नहीं लिखना। द्विगु, तो ये देखो कैसे है, कई यूं करते हैं, पता ही नहीं होता, यूं कर देते हैं। ये तो घ घड़ी लगा दिया आपने, तो ये हो गया दे घी, दघीगु। ये इसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया था युद्ध वाले उदाहरण से, युद्ध वाले उदाहरण से बताया था मैंने कहा था इसमें दे जो पूरा दिख रहा है वो आधा है, और ध जो पैर में वो आधा दिख रहा है वो पूरा है, तो युद्ध, इस पर जोर पड़ता है। तो यहां जो मात्रा दिख रही ना वो दे की नहीं है, वो दी नहीं है, दे तो आधा है, और जो आधा दिखता है पैर में वो पूरा होता है। तो पूरा किससे होता है, ए आ ई उनसे, तो ये ई इससे पूरा हुआ ये, तो ये हो गया आधा दे और विगु, द्विगु, और ये हमने पैर में डाल दिया तो हलंत हटा देंगे, ये मात्रा इसकी यहां लग जाएगी, द्विगु। द्विगु अपने लिखते हैं द्वितीय परख, तो उसमें द्वि ऐसी तो लिखते हैं ना, तो फिर ये नहीं लगाना, मूर्खता से यूं नहीं करना। जांच करता हुआ हंसी आएगी कि 10-12 साल हो गए बच्चे को पढ़ते हुए और इस तरह की गलती कर रहा है। अच्छा, अब आओ, आपके पेपर में प्रश्न कर रहे हो, वहां कोई शब्द गलत हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप कवि का नाम गलत लिख रहे हो, पाठ का नाम गलत लिख रहे हो। पाठ का नाम तो ऊपर ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में छपा होता है, और जुलाई से लेकर मार्च तक आप पढ़ रहे होते हो, साल भर वो किताबें आपकी आंखों में से गुजरती है, तो साल भर में आपने पाठ का नाम ही आप गलत लिख रहे हो, तो फिर आपको इंटेलिजेंट कैसे मानेगा वो। और कोई नया शब्द गलत हो जाए वो अलग बात है, नहीं समझेगा। और नया शब्द कैसे गलत होगा भी, सीधी सी बात है, नया शब्द कहां से आएगा, आसमान से तो टूट कर आएगा नहीं, आप लिखने वाले हो। तो कुछ शब्द जो मजबूरी होते हैं लिखने, वो तो याद करो 5, 10, 15 बार लिख करके। कैसे आपको लिखना पड़ सकता है, उपयुक्त गद्यांश में कवि लिखना चाहता है कि या कहना चाहता है कि उपयुक्त, तो उपयुक्त लिख लो ना, एक बार 15-20 बार लिख लो उपयुक्त, नहीं समझेगा। प्रस्तावना निबंध में लिखनी पड़ेगी, तो प्रस्तावना गलत मत लिखो, उपसार लिखना पड़ता है, उपसार गलत मत लिखो, व्याख्या लिखनी, व्याख्या गलत मत लिखो, प्रसंग संदर्भ, तो जो शब्द रूटीन में है उनको तो गलत मत लिखो। थोड़ी सी सावधानी से अच्छे नंबर आएंगे, कॉपी का मॉडल बढ़िया रहेगा, होशियार बच्चे की कॉपी झलकेगी वो। तो अब है द्वंद्व, कई बच्चे होते हैं वो भूल जाते हैं कि यार वो क्या होता है, इसमें यहां यूं होता है या अगले में यूं होता है या दोनों में होता है। तो ये क्या हो गया, ये घ घड़ी लगा दिया आपने, तो दगंध दगंध क्या हो गया, पढ़ा ही नहीं जा रहा। ये होता है द्वंद्व, ये द्वय द्वय, ये तो है दव, और आधा कर दिया तो ये द्वय, वे की आवाज पूरी आएगी, तो द्वंद, फिर नाक से बोलेंगे द्वंद्व, द्वंद्व। एक बार आंखों से खोल कर देख लो इसको, तो गलत नहीं होना चाहिए। फिर अब बहुवरी देख लो, बै छोटा हूं, और अभी पेपर में थोड़े ही दिन बचे हैं, अब तो याद रह जाएगा, जो देखते हो याद तो रह जाता है, सुना हुआ भूल जाते हैं, देखा हुआ तो याद रहता है। तो देख लो मैं कैसे लिख रहा हूं, कुछ दिनों के लिए तो याद रह जाएगा। बै छोटा हूं बहु, फिर वै बड़ी री व्री, और ही छोटी, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, ठीक है। ये आपको मैंने अभी तो लिखने में गलती ना हो इसके लिए प्रयास किया है। अब कैसे छांटेंगे उस पर बात करते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा दोहरा देता हूं जो मैंने पहले बताया था, काफी दिन हो गए बताए हुए। अव्ययी भाव समास, अव्ययी, अविकारी, अव्यय अविकारी को कहते हैं, और यहां अविकारी शब्द आएंगे क्रिया विशेषण। कौन से आएंगे, क्रिया विशेषण।
अब क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? जो क्रिया से पहले आएंगे और क्रिया की विशेषता बताएंगे। क्रिया क्या होती है? खाना पीना, दौड़ना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना। अब पढ़ना आ गया, पढ़ना तो कोई कहे मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, मोहन सुबह से पढ़ रहा है, मोहन आज पढ़ रहा है, मोहन कब से पढ़ रहा है, समझ गए? अच्छा, दूसरा चलना, तो मोहन तेज चलता है, मोहन धीरे धीरे चलता है। तो चलने के बारे में जोड़ रहा हूं ना, तेज, धीरे धीरे, आज, अब, है ना, तो ये क्रिया विशेषण एवियस होते हैं। अब यहां तेज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वापस देखो कि सर आपने कहा था एवे में क्रिया विशेषण शब्द आते हैं और तेज तो क्रिया विशेषण है, मोहन तेज चलता है, तो क्रिया विशेषण तो ये हो गया ना बेटा। सीधा क्रिया विशेषण का मतलब नहीं होता, क्योंकि ये भी तो याद रखो कि समास में 2 पद पास पास आते हैं, 2 शब्द पास पास आते हैं, उस प्रक्रिया को ही तो समास कहते हैं, संक्षेप करना। तो यहां तो शब्द एक है, समास बना ही नहीं समझे? एक बार मैंने क्लास में लिख देते 3-4 शब्द, तो मैंने यूं लिख दिया मैं भारत है, कौन सा समास है? तो दिमाग लगाने लगे। मैंने कहा भारत में, भारत शब्द में, भारत शब्द में कौन सा समास है? तो दिमाग लगाने लगे, एवी तो नहीं है, एवी द्वंद तो नहीं है, यूं करने लगे। अरे बावले, एक शब्द में समास कैसे होगा? सिंगल शब्द में समास होता क्या है? सीखा क्या है तुमने जो यहां सोच रहे हो? इसमें पहले ही कह देना चाहिए, लिखते ही कह देना चाहिए कि सर इसमें समास नहीं है, लिखते ही। पर लिखते ही कौन कहे? क्योंकि रटे है समास, परिभाषा भेद, रटने वाले सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, और यहां तो दिमाग लगाया हुआ है, नहीं समझेगा? हाँ, अगर होता ना महाभारत है, अब तो समास हो सकता है, क्योंकि समास में 2 शब्द पास पास आते हैं। 2 शब्द पास पास तो संधि में भी आते हैं, जैसे नर इंदर, नरिंदर, नरिंदर, नरेंद्र, नरेंद्र, लेकिन वहां वर्ण जुड़ते हैं, नर और इंद्र, ई से ए हो गया, नरेंद्र, ए, वर्ण जुड़ते हैं, वर्ण, तब संधि बनती है। यहां वर्ण नहीं जुड़ते, विभक्तियों का लोप होता है, विभक्तियों का। हाँ, गंगा जल, गंगा का जल, का हट गया था तब गंगा जल बना था, तो 2 शब्द तो आएंगे। अब ऐसी मूर्खता तो नहीं करोगे, भारत में समास ढूंढोगे क्या? हाँ, तो ये थोड़ा याद रखना। अब तेज में समास थोड़ी बनेगा सिंगल शब्द में। हाँ, यू होता ना तेज तेज, तो ये क्या बन गया? अव्ययी भाव समास। हवा तेज तेज चल रही है, तो चल रही है, क्रिया विशेषण बन गया ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, समास में 2 शब्द तो मिलेंगे, बढ़ेंगे, बैठे होंगे ना। अब देखो, और इसमें और निशानी बता देता हूं। इसमें एक तो क्रिया विशेषण शब्द मिलेगा, एक वो शब्द अव्यय होगा। क्या होगा? कैसे? अव्यय क्या होते हैं? जिनमें लिंग वचनकार का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैंने लिख दिया प्रत्येक है, प्रत्येक लड़की यहां बैठेगी, प्रत्येक लड़का यहां बैठेगा, प्रत्येक लड़का काम करके लाएगा। तो अब प्रत्येक में कोई फर्क नहीं पड़ा ना, प्रत्येक तो ऐसे ही रहेगा ना, लड़का है, लड़की है, बहुवचन है, एकवचन है, तो ये देख लेना, प्रत्येक, प्रति एक, नहीं समझे क्या? अब छोटी छोटी निशानियां बता रहा हूं मैं, तो क्रिया विशेषण देख लेना। एक और क्या देख लोगे? पुनरावर्ती, तेज तेज, धीरे धीरे, है ना, पुनरावर्ती वाले शब्द भी इसमें आएंगे। एक और बता देता हूं, उपसर्ग वाले नजर आएंगे ना, वो भी ज्यादातर इसी में होते हैं। कैसे? देखो इधर, बेशर्म, बेवजह, है ना, और सुनो, यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीघ्र, तो यथा उपसर्ग जाति का है ना, आ जन्म, आमरण, समझ गए? आ उपसर्ग जाति का लग रहा है ना, हर दिन, हर वर्ष, हर पल, तो ये हर उपसर्ग लग रहा है ना। तो इस तरह के उपसर्ग वाले बैग, कितनी निशानियां बता दी, और वो जो और बताया करते हैं वो तो मैंने बताई नहीं। कौन सी? प्रथम पद प्रधान होता है, ये तो मैंने बताई नहीं। क्यों नहीं बताई? क्योंकि कई बार पद प्रधान छांटना आता नहीं बच्चे को, और मैंने तो डिटेल में बताया जब समास बताया था, है ना। अब मैं कहूं हर दिन मोहन हर दिन स्कूल आता है, यानी किसी भी दिन टाल नहीं करता, टालता नहीं है आने को, ठीक है ना। तो हर दिन आता है, तो यहां दिन प्रधान नहीं है, हर प्रधान है। किसी भी दिन टाल नहीं करता, टालता नहीं है, तो इसका मतलब किससे है? वो हर से, हर रोज आता है, तो हर प्रधान है। पद प्रधान क्या होता है मैंने डिटेल में बताया। बात किसकी हो रही है? पद प्रधान क्या बताया था? वो पद लिखा हुआ है ना,
उसमें यह देखना कि यहां क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, वही पद प्रधान है। क्योंकि आप जानते हो समास में 2 पद होंगे, 2 शब्द तो होंगे, उनमें देखना इस पर ज्यादा जोर पड़ा, इस पर जोर पड़ने का मतलब है इसके बारे में कहा जा रहा है या दूसरे पद के बारे में। जैसे मैं कह दूं राजमाता, राजमाता, अब इसमें राजा की माता, तो राजा के बारे में कहा जा रहा है या माता के बारे में? राजा के बारे में नहीं बेटा। अगर मैं कहूं हमारे घर राजमाता पधारेंगी, तो राजा आएगा या उसकी माता? तो जो कहा जा रहा है वो पद प्रधान होता है। तो दूसरा पद प्रधान है, पद प्रधान का मतलब किसके बारे में कहा जा रहा है? तो माता, तो दूसरा पद प्रधान इसमें होता है। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, तो इसमें तत्पुरुष समास हो गया। समझाई बात है? अब मैं कहूं राजद्रोह, राज्य के प्रति द्रोह करना, तो राज्य की मैं बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर द्रोह करना राज्य के प्रति, है ना, तो राजद्रोह इसमें आ जाएगा तत्पुरुष समास। गंगा जल, गंगा प्रधान है या जल? जल, गंगा की बात। अब आप सोचो गंगा पवित्र नदी है, वही प्रधान है, यूं नहीं सोचना बात किसकी कर रहा है वो। गंगा जल को अगर मैं कहूं मेरे घर गंगा जल पड़ा है, तो गंगा पड़ी है या जल है? तो दूसरा पद प्रधान है तो तत्पुरुष है, यूं सोचना है। कन्यादान, तो कन्या के बारे में कह रहे हैं, उस दान करने वाली बात पर बात बनी है। हाँ दान, कन्यादान, तो दान द्वितीय पद प्रधान तो तत्पुरुष समास। ठीक है। राजपुत्र, राजपूत, तो राजा का पुत्र, तो पुत्र की प्रधानता की बात हो रही है ना, जिसके बारे में कहा जा रहा है। रसोई घर, तो रसोई होता है भोजन, रसोई घर वो घर जिसमें भोजन बनता है, रसोई बनती है, रसोई घर, तो उस घर की बात हो रही है। अपने कहे ना ये चाकू रसोई घर में पड़ा है, तो रसोई, रसोई की बात नहीं है, वो घर जो रसोई के लिए बना है, भोजन के लिए, तो उस घर में तो घर प्रधान है। ठीक है ना, समझ आ रही बात है? तो यहां साथ में ये याद रखना। और एक और निशानी बता दूं, इसमें द्वितीय पद तो प्रधान होता ही होता है। एक इसमें का, के, ने, में पर ये विभक्ति आती है, ने तो नहीं आती, एक ने नहीं आएगी, और एक हे, अरे, ओ, वो लास्ट संबोधन। 8 कारक होते ना, तो पहला और 8वां छोड़ दो, बाकी सारे कारकों की विभक्ति इसमें आएगी, और उस हिसाब से नाम हो जाता है इसका। जैसे गंगा का जल, का है ना, तो संबंध, संबंध तत्पुरुष है। और मैं कहूं रसोई के लिए, घर के लिए संप्रदान में आता है, तो संप्रदान तत्पुरुष है, तत्पुरुष ही। पर इतना लंबा नहीं करो, तो तत्पुरुष लिख दोगे तो भी आपके यहां तो काम चल जाएगा। कंपटीशन की बात बाद की है, 10th में तो काम चल जाएगा। अब रही बात कर्मधारे, मैंने बताया थोड़ा सा सोचना, एक पद ज्यादातर पहला पद दूसरे की विशेषता दिखाता हुआ मिलेगा। विशेषता, नील गाय है ना, महाभारत, और सुनो महाउत्सव, महोत्सव, और पीतांबर। पीतांबर में 2 समास हो सकते हैं। पीतांबर, इसमें क्या है, पीत और अंबर। पीत होता है पीला, पीला वस्त्र। अगर मैं कहूं वहां से वो है ना पीतांबर उठा के ला, तो पीला वस्त्र, तो अर्थ यही है पीला वस्त्र, उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये कर्मधारय है। और सीधा पीतांबर कहूं ना, तो ये भगवान श्री कृष्ण के लिए पहले से प्रचलित है पीतांबर, तो फिर वो कृष्ण के लिए आएगा। तो ना तो वहां पीले से मतलब निकलेगा, ना अंबर वस्त्र से मतलब निकलेगा, तो वो मतलब निकलेगा श्री कृष्ण के लिए, तो वो बहुरी हो जाएगा। बहुरी में क्या होता है, दोनों पदों का कोई अर्थ नहीं होता, कोई तीसरा ही अर्थ प्रभावी होता है। जैसे मैंने बताया था एक दंत, एक दंत, तो यहां ना तो एक की ONE1 एक की बात नहीं है गिनती की, ना दांत दंत की बात है। ठीक है, यहां बात है श्री गणेश की, एक दंत, वो एक आते ना, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, तो यहां एक का सा, एक से मतलब नहीं है, दंत से मतलब नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, श्री गणेश, तो बहुरी समास है। ठीक है ना। वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, पानी होता है हाथ। ठीक है, सरस्वती मां, अलग अर्थ निकलता है तो बहुरी हो जाता है। अच्छा, ये बहुत ही आसान है। अच्छा एक बताओ, नील कमल क्या हो जाएगा, नील कमल, कमल जो नीला है, विशेषता बता रहे ना, तो विशेषता इसमें आते हैं। कर्मधारय विशेषता, यूं कर लो इसको दिमाग में रखो, कर्मधारय विशेषता समास, कर्मधारय विशेषता, है ना, जोड़ लो कोई ना कोई शब्द, थोड़ा सा मेहनत करो, अपने हिसाब से सेट करके रखो, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। ठीक है। और फिर द्विगु, ये रटने की जरूरत नहीं है, द्वि, द्वितीय परक, तृतीय परक बोलते ना, तो द्वि 2 संख्या, तो जो शब्द पहला संख्यावाचक है उसमें द्विगु होगा। जैसे चौराहा, चौमासा, चौपाई, सप्ताह, है ना,
त्रिभुज, समझ गए, तिलड़ी, तीन लड़ियों वाली, पंचभुज, तो फिर वो पंचभुज नहीं है, पंचमुख है, पंचमुख फिर अलग अर्थ निकल गया, कार्तिकेय भगवान के लिए आता है, वो बहुरी हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो कई बार थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें और इसमें कुछ से एक दो शब्द मिल जाते हैं, तो उनको कैसे छांटे, वो यहां देखो, जैसे आ गया त्रिभुज, ठीक है, एक आ गया त्रिनेत्र। थोड़ा सा दिमाग लगाकर मुझे बताओ, अपने को पद प्रधान देखना है, पद प्रधान मतलब क्या था, बात किसकी हो रही है, तो यहां वो बात करे त्रिभुज, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, त्रिभुज, अर्थ यही है ना, तीन के बारे में कह रहा है, भुजाओं के बारे में कह रहा है, तो ये द्विगु है, क्यों, क्योंकि पहला पद संख्यावाचक है और समाहार का गुण है, ठीक है। अच्छा अब आओ यहां त्रिनेत्र करो, मैं त्रिनेत्र बोल गया था, लिख ये दिया त्रिनेत्र। अब देखो यहां तीन की बात है क्या, नेत्रों की बात है क्या, तीन नेत्र, एक नेत्र है और दूसरा नेत्र है, ऐसे तीन नेत्रों की बात है क्या, यहां ना तो तीन की बात है ना नेत्र की, शिव जी की बात है, त्रिनेत्र शिव महाराज, समझ में आई बात है। तो अर्थ यहां रहा ही नहीं, बाहर चला गया, तीसरा पद प्रधान, तो बहुव्रीहि समास, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब आप यूं नहीं कह सकते सर इसमें तो पहला पद संख्यावाचक है, इसमें भी है बेटा, लेकिन यहां समाहार इकट्ठा होने का भाव है, तीन भुजाओं के इकट्ठा होने का भाव समाहार का गुण है, समाहार का गुण, इसमें नहीं है, तीन नेत्र इकट्ठा होने की बात नहीं है, ठीक है, ना तो तीन से मतलब है ना नेत्र से, अर्थ बाहर गया, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा अब एक चीज द्वंद्व समास, इसमें मैंने कई निशानियां बताई थी, एक तो दोनों पद प्रधान होंगे, मतलब दोनों की बात हो रही होगी। अगर मैं कहूं कि कल अपने माता पिता को बुला लाना, माता पिता को, तो अब ये बताओ मुझे माता को बुला कर लाना या पिता को, दोनों को। अब मैं कहूं आपके माता पिता कैसे हैं, आपको ठीक है, तो माता या पिता या दोनों, तो दोनों की बात हो रही है ना, तो द्वंद्व में दोनों की बात होती है। कैसे याद रहेगा, ये देखो एक जैसे है ना, तो दोनों समान होंगे, समान का मतलब अगर ये संज्ञा है तो ये भी संज्ञा, ये क्रिया है तो ये भी क्रिया, ये विशेषण है तो ये भी विशेषण। जैसे मैं लिख दूं खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, तो फिर ये दोनों समास है, दोनों समान है और दोनों ही प्रधान है, दोनों ही प्रधान है। अच्छा फिर एक बताया था और का लोप होगा, और एक बताया था योजक चिन्ह आएगा, एक दो शब्द होते हैं जैसे नहीं आता, जैसे मैं लिख दिया चराचर, चराचर, तो ये हो गया चर प्लस में अचर, तो विलोम हो गया ना। एक मैंने निशानी ये बताई थी, ज्यादातर विलोम शब्द मिल जाएंगे, है ना। अब आपको सर माता पिता तो विलोम नहीं है, माता पिता नहीं है ना, लेकिन आप यूं याद कर लो, याद ही तो करना है कि माता पुल्लिंग पिता स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ऐसे विलोम मान लो, लिंग में विलोम मान लो, है ना, तो विपरीतार्थक मिलेंगे ज्यादातर, दिन रात, अच्छा बुरा, अपना पराया, समझ गई बात, आते जाते, ठीक है। तो ये आपके अब देख चर और अचर गणित में पढ़ते हो ना, चर संख्या अचर संख्या, तो अलग हो गया ना, विलोम हो गया ना। ये तो क्या हुआ, ए आ रहा था ना, तो इस साइड में ले आए तो आ कर दिया चराचर, वरना तो ये होता है अचर और चर, चर और अचर संख्या, ठीक है, वो मिल रहा था तो मिला दिया, संधि कर दी, दीर्घ संधि, वरना तो ये चराचर ही था, ठीक है। अच्छा अब मैं एक चीज और बता रहा हूं कि वो कोई शब्द देगा, शब्द दे करके और वो समास का नाम पूछेगा तो देखकर पहचान लेंगे, ठीक है। दूसरा वो करवाता है विग्रह करो, विग्रह करना, विग्रह क्या होता है, उसको वापस विभक्तियों सहित बताना। जैसे दाल रोटी, आदमी को क्या चाहिए, दाल रोटी, तो दाल और रोटी दोनों चाहिए ना, तो दोनों की बात हो रही ना, तो जिसकी बात हो रही है वो पद प्रधान, तो पद प्रधान दोनों ही है, तो द्वंद्व समास, ठीक है। विग्रह, विग्रह से मतलब हो गया वापस वो सब विभक्ति लाना। जैसे रसोई के लिए घर, तो के लिए ले आओ साथ में, तो रसोई घर का विग्रह यूं हो जाएगा। कोई कहे आप बीती, तो आप पर बीती, ठीक है। अच्छा अब और क्या बताऊं, और कोई शब्द देगा उसमें छांटना कैसे सीखें जल्दी से, तो उसका एक तरीका और है, लास्ट 5 मिनट की बात है, वो और सीख लो। अब मान लो कंपटीशन में 4 एबेसद ऑप्शन आ जाते हैं, पूछ लेता है इनमें से कर्मधारय समास किसमें है, या बहुव्रीहि किसमें नहीं है, या तत्पुरुष समास किसमें है, इस तरह के प्रश्न देता है, तो वहां छांटने होते हैं एबेसद में से, ठीक है। अब सुनो,
छांटना कैसे सीखें। सबसे पहली बात इन चारों को लेकर समझाता हूं मैं, एक बार उनकी तरफ मत देखना, यहां समझाता हूं। आपको इनमें समास छांटना है ना, छांटना है, तो समास आपके ध्यान में होना चाहिए। एक तो है अव्ययी भाव समास, एक तो ये है, एक इसमें है तत्पुरुष समास, 6 होते हैं ना तत्पुरुष, और फिर है बहुव्रीहि समास। इन्हीं में से तो छांटना है, सातवां तो भेद होता नहीं, मिलेगा तो इन्हीं में से। कई बार वो सीधे देता है माखन चोर में समास छांटे तो 4 देगा वो, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, जो भी है 4, ठीक है। तो आप दिमाग लगाओ माखन चोर में कौन सा, यूं करोगे। इससे तो अच्छा ये है कि थोड़ा सा सीखा हुआ है ना उसका सहयोग लो। आपने कैसे सीखा था, तो आप इनमें से सबसे पहले एक एक को बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आप भरपेट से आओ, इसको छांटेंगे कौन सा है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ऐसा कौन सा समास है जिसको मैं कम कर सकता हूं, भरपेट है, द्विगु कर सकता हूं, संख्यावाचक तो नहीं है इसमें कोई। पहला पद भर है, द्विगु में तो पहला भर नहीं होता, संख्यावाचक होता है। ये तो कन्फर्म हो गया ना बेटा। अच्छा, एक मैंने काट दिया यहां से, कन्फर्म हो गया। अब और किसको कन्फर्म करूं इनमें से, देखना ये है भरपेट है, क्या पता हो बहुव्रीहि क्यों करूं। मैं करता हूं द्वंद्व समास। सर कैसे, इसलिए क्योंकि इसमें एक तो दोनों पद प्रधान है कि सर हमें तो पता ही नहीं चला कौन सा पद प्रधान है। चलो दोनों पद समान है। समान सर, समान का मतलब, समान का मतलब होता है अगर ये संज्ञा है तो ये भी संज्ञा, ये सर्वनाम है तो ये भी सर्वनाम। जैसे हम तुम कहीं जा रहे हो तो हम तुम में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा, एक इसमें योजक से नहीं दिखाई दे रहा, एक इसमें और नहीं आ रहा, नहीं समझे क्या। एक और निशानी बताई थी मैंने द्वंद्व की, विपरीत विलोम शब्द, तो ना तो भर इसका विलोम ना ये इसका, 4-5 निशानियां बताई थी, चारों पांचों पर ये खरा नहीं उतर रहा, तो अपने इसको कम करते हैं। अच्छा, अब 1 2 3 4 है, एक और क्या कम कर सकते हो, कर्मधारय कम कर दूंगा मैं। तो कैसे सर, कर्मधारय में पहला पद विशेषता बताता है, तो यहां भर पेट की विशेषता बता रहा है या पेट भर की बता रहा है, बताओ। नहीं बता रहा ना, विशेषता कैसे बता रहा है। जैसे नील गाय तो नीली गाय, नीला आकाश नीला आकाश, नील कमल नीला कमल, नहीं समझे। तो यहां भर पेट की विशेषता बता रहा है क्या। अगर ये होता ना बड़ा पेट छोटा पेट, नहीं समझे क्या, ये दोनों आपस में एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं क्या, तो विशेषता नहीं बता रहे तो इसको भी कम कर दो। मैंने कितने कम कर दिए, 3, और कंपटीशन में 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में से 3 आप कम कर देते हो तो चौथा जो बचता है वो इसे ही है। 3 अगर आपने कम कर दी, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, तो चौथा तो ऑप्शन बच गया, समझाया कि नहीं। लेकिन हमें वो ये तो नहीं बताना कि 4 कौन से ऑप्शन थे, ये तो नहीं पता, क्या पता जो मिटाए थे वो हो ही नहीं, इन्हीं में से कोई हो, तो इनको भी तो कम करेंगे ना, 1 रखेंगे, इनको सबको कम करेंगे। तो कौन सा कम करेंगे, सबसे पहली बात इनमें से देखो, आप दिमाग लगाओ थोड़ा, इसमें ना ही तो पहला पद प्रधान होता ना ही दूसरा, यानी ना ही तो पहले पद के बारे में बात हो रही ना ही दूसरे की। तो यहां ऐसा नहीं है कि भर का कोई मतलब नहीं है, पेट का कोई मतलब नहीं है, नहीं, इसी का तो मतलब है भर पेट यानी पेट भरकर, तो अर्थ तो यही है ना, बाहर तो नहीं गया ना। जैसे त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, तो अर्थ बाहर चला गया ना 3 से मतलब था, ना नेत्र से मतलब था, शिव जी से मतलब था, तो ऐसा अर्थ बाहर चला गया क्या, अर्थ तो यही है पेट भर यानी भरपेट भोजन यानी पेट भरकर, है ना। तो ये बहुव्रीहि कम कर दो, बाहर तो नहीं गया। अब 6 में से 4 कम कर दिए, 2 ही तो बचे हैं, सफलता के करीब पहुंच गए ना। तो अब अव्ययी और तत्पुरुष में से देखते हैं, जिसकी तरफ ज्यादा सुई झुकेगी उसी को कर देंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें का, के, की, से, पर ये विभक्तियां आती है और दूसरे पद की बात हो रही होती है। यहां देखो, पहली बात तो का, के, की मुझे तो नहीं लग रहा, भर का पेट, भर से पेट, भर के लिए पेट, भर पर पेट, भर से पेट, मुझे तो नहीं लग रहा कहीं आ रहा क्या। जैसे गंगा का जल, गंगा जल में का आ रहा था,
आप पर बीती, आप बीती में, रसोई घर में, रसोई के लिए घर, ऐसे आ रहा था। यहां तो कोई विभक्ति नहीं आ रही ना, नहीं आ रही ना। दूसरा निशानी, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें पहला, इसमें दूसरा। यहां पेट की बात नहीं हो रही, पेट पर ज्यादा बल नहीं पड़ रहा। जो कहना चाह रहा है वो बात कर रहा हूं मैं। वो कह रहा है पेट भरकर भोजन मिल गया मुझे, तो पेट के बारे में नहीं कह रहा वो कह रहा है पेट भरकर, भरकर पर जोर पड़ रहा है। वही बात मैंने कहा था, दिन प्रधान है या हर है। आप कहोगे दिन, हर का तो क्या प्रधान है, दिन प्रधान है। मैं कहूं हृदय से हर दिन स्कूल आता है, आंधी आए मैं आए, किसी भी दिन टाल नहीं करता। तो टाल नहीं करता, टालता नहीं है, वो अर्थ दिन से आ रहा है या हर से? हाँ, हर दिन, कोई भी दिन टालता नहीं है, तो हर दिन। तो दिन की बात नहीं हो रही, वो दिन किसी भी बात टालता नहीं है, हर पर बात है। तो यहां भर पर बात हो रही है, तो इसकी बजाय मुझे यह लग रहा है। अब इसकी तरफ एक निशानी और बता देता हूं। इसमें पहला पद उपसर्ग जाति का होता है, तो भार पेट, भारपूर, भार शक, उपसर्ग से नजर आ रहा है ना। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, ये हमने एक छांटा है अभी तक। अब चलते हैं माखन चोर पर। वही तरीका है हमारे पास। हमारे पास कितने समास है? 6। कितने समास है? कौन कौन से? अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास है। ठीक है, ये आपके 6 समास है। तो माखन चोर, सबसे पहले कम करो, कौन सा करोगे? द्विगु, संख्या वाला। माखन कोई संख्या है क्या? चौराहा, चौमासा, चौपाया है, लग रहा है? तो द्विगु कम कर दूं ना एक। तो इस तरह से आपको थोड़ा दिमाग लगाकर पेपर को हल करना है। ठीक है, अच्छा। अब और माखन चोर, अविभाव कर दूं क्या? कर दूं? क्यों? क्योंकि अविभाव समास में एक तो उपसर्ग जाति वाले शब्द आते हैं, आजीवन, आमरण, यथाशक्ति, यथा संभव, हर दिन, हर रोज, हर पल, है ना। एक आते हैं पुनरावृत्ति वाले, धड़ाधड़, फटाफट, दिनों दिन, रातों रात, तेज तेज, पुनरावृत्ति वाले आते हैं। एक अवि भाव आते हैं, है ना। क्रिया विशेषण आता है, ये क्रिया विशेषण भी नहीं है, पुनरावृत्ति वाला भी नहीं है और उपसर्ग वाला भी नहीं है। माखन कोई उपसर्ग है क्या? तो कोई निशानी नहीं आ रही अविभाव की। तो 3-4 निशानी बताई थी, कोई पकड़ में नहीं आ रही। तो अवि भी कम कर दो। अब द्वंद्व समास, दोनों की बात हो रही हो, दोनों पद प्रधान हो, तो माखन और चोर, हमें नहीं पता दोनों पद प्रधान है या नहीं है। माखन को चुराने वाला, वाला आते ही अर्थ बाहर गया, तो बहुरे हमें ज्यादा लग रहा है। पर एक बार और सोचते हैं थोड़ा सा। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह भी दिखता है, नहीं है। विलोम शब्द भी होते हैं कई बार, नहीं समझे क्या? वो भी नहीं है। और आता है बीच में, तो माखन और चोर, ऐसा नहीं है। ठीक है, माखन को चुराने वाला यूं आता है, समझाई बात है। तो अर्थ कहां जाएगा वो? और ना ही कर्मधारय, कर्मधारय विशेषता आती है, ना ही तो माखन की विशेषता बता रहा चोर, ना ही चोर माखन की बता रहा। ठीक है, तो ये कर्मधारय भी नहीं है। तो कौन सा मानेंगे? बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, तो यहां माखन तो नहीं है, तो दूसरा पद प्रधान लग रहा है। लेकिन यहां अर्थ माखन को चुराने से मतलब नहीं है, पहले से ही चर्चित हो चुका है। माखन चोर कृष्ण के लिए कहते हैं, चर्चित हो चुका है ना माखन चोर कृष्ण के लिए, इसलिए बहुव्रीहि मान लेंगे। ठीक है, प्रधानता बहुव्रीहि को देंगे। अब रही बात मृत्युदंड, इसमें आप बताओ, ऐसे ही करता रहूंगा? सबसे पहले कौन सा कम करे? आप बताओ, मृत्युदंड कौन सा कम करूं? द्विगु और बहुव्रीहि कर दूं? हाँ, बहुव्रीहि इसलिए कर देंगे, बहुव्रीहि में इनका अर्थ ही नहीं होता, दोनों पदों का बाहर अर्थ जाता है, यहां तो इन्हीं का अर्थ है। और फिर विभक्ति आ रही है भी, मृत्यु का दंड, मृत्यु की सजा, तो कहा की और बात सजा की है ना, दंड की। दूसरा पद प्रधान है, विभक्ति आ रही है, और क्या चाहिए? दूसरा पद प्रधान है, विभक्ति आ रही है ना। तो ये हो गया तत्पुरुष समास। मृत्युदंड से क्या मतलब है? मृत्यु का दंड। ठीक, अच्छा। अब नीलांबर, अंबर होता है आकाश,
आसमान, है ना, तो नीला आसमान विशेषता दिखा रहा है कि नहीं, तो सीधा सा कर्मधारय, और तो ना तो उसको द्विगु कर सकते और ना ही बहुव्रीहि कर सकते और ना ही आप इसको अविभाव कर सकते। अच्छा, अब बात करते हैं इन पर, ठीक है, लास्ट है ये अभ्यास के लिए, तो बाकी तो बहुत शब्द हैं दुनिया भर के हैं और मौका मिला तो और करवाते रहेंगे, जब तक पेपर नहीं हो रहा तब तक अभ्यास चलता रहेगा। चीड़ी मार, अब आपको बताना है, मैं नहीं बोलूंगा, आपके याद नहीं रहता तो मैं लिख के छोड़ देता हूं यहां। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, आप खुद निर्णय करके बताएंगे, बहुत अच्छी तरह से समझाया, आज तो मैं शॉर्टकट चल रहा हूं। कर्मधारय समास और द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, और क्या रह गया, एक है द्वंद्व समास। अब इनमें से एक एक कम करते जाओ, पहले चिड़ी मार पर बात चलेगी। द्विगु को नहीं, ठीक है, द्विगु को कम कर देता हूं। द्वंद्व कैसे नहीं है बताओ, द्वंद्व क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो चिड़ी है, संज्ञा शब्द है, एक मार, मारना क्रिया, तो संज्ञा के साथ क्रिया थोड़ी आएगी। द्विगु में तो दोनों समान होते हैं, समान मतलब क्रिया है तो क्रिया, सर्वनाम है तो सर्वनाम, विशेषण है तो विशेषण। तो यहां और क्या कम करूं बताओ, बहुव्रीहि कम कर दूं, नहीं कर्मधारय नहीं करूं क्या, पहले कर्मधारय में क्या होता है विशेषता, तो या था ना काली चिड़ी, तो ही सोचता है कि विशेषता दिखा रहा है, तो कर्मधारय भी कम कर दो, विशेषता कोई नहीं है, ना तो मार इसकी विशेषता है ना चिड़ी इसकी विशेषता है। अच्छा, ये तीन कम हो गए, और किसको कम करूं, अविभाव कर दो भले, क्यों, विश्वास के साथ करो, तुक्के से नहीं करना। इसको क्यों कम कर रहा हूं, एक तो इसमें पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं, धड़ाधड़ फटाफट दिनों दिन रातों रात, है ना, एक इसमें अविभाव वो होता है, अवि पूरा शब्द अविकारी। अच्छा, एक इसमें उपसर्ग जाति वाले शब्द होते हैं, यथाशक्ति यथाशीघ्र, हर रोज हर दिन हर पल, है ना, और यहां चिड़ी कोई उपसर्ग है क्या, ये तो मूल शब्द है ना, थोड़ा बहुत चारों पांचों साइड में सोच लिया करो, फिर अपना मन खुद कह देगा, अगर पहले से सीखा हुआ तो ये सूत्र काम करेंगे। तो यहां पर चिड़ी की बात नहीं हो रही, मारने, चिड़ी मार दो, चिड़ी को मार रहा है ना, चिड़ी मारना, तो ये तत्पुरुष समास है, क्या है, ठीक है। बात वही है माखन चोर, लेकिन माखन चोर में पहले से चर्चित हो चुका है वो कृष्ण के लिए, ये किसी के लिए चर्चित नहीं है, इसलिए अर्थ यही है, बाहर नहीं गया। चिड़ी को मारने वाले को चिड़ी मार कहते हैं, माखन चोर कृष्ण के लिए आ चुका है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब रह गई बात मक्खी चूस, इस पर और चर्चा कर लेते हैं। मक्खी चूस में बताओ कौन सा पद प्रधान है, अच्छा इनमें से काटना शुरू करो, अव्यय काट दूं, उपसर्ग जाति का नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है, अविकार नहीं है, प्रथम पद प्रधान नहीं है, ठीक है। अच्छा, तत्पुरुष काट दूं, कैसे, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, तो मक्खी चूस, चूसने की बात करें, मक्खी कोई आइसक्रीम है क्या, तो यहां चूसने की बात नहीं हो रही ना, तो जब दूसरे पद की बात ही नहीं हो रही तो काटो इसको। अब देखो द्वंद्व नहीं है, क्योंकि इसमें और आता है, विलोम शब्द भी होते हैं, है ना, दोनों समान भी होते हैं, यहां समान कैसे है, इधर तो संज्ञा है, इधर चूसना मतलब क्रिया है, तो नहीं होगा वो। अच्छा, योजक चिन्ह भी नहीं है और भी नहीं है, तो इसको भी कम कर दो, द्विगु भी कम कर दो, संख्यावाचक भी नहीं है, तो बहुव्रीहि बच गया। बहुव्रीहि में क्या होता है, ना ही तो मक्खी की बात होगी ना ही चूसने की, तो मक्खी को चूस नहीं है वो, यहां भाव यह है कि ऐसा कंजूस को कहते हैं, कंजूस को, कंजूस होता है ना, मैं यूं ही कल्पना करके बता रहा हूं, जैसे चाय पी रहा है कोई, इतना कंजूस कि मक्खी गिर गई ना तो पहले उसको झटकाएगा कप में, इतनी सी भी चाय उसके पंख के साथ चली ना आ जाए, तो वो नाम ऐसे ही आ गया मक्खी चूस, यानी महाकंजूस, ठीक है। तो ये अर्थ बाहर चला गया तो बहुव्रीहि हो गया। तत्पुरुष समास इसमें क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि चूसना थोड़ी है कोई, यहाँ अर्थ चूसना पर है क्या, चूसने की बात, मक्खी को चूसने की बात कर रहा है क्या, ऐसे सोचा करो तो शब्दों का अर्थ ध्यान में आ जाएगा। ये दो शब्द अलग अलग है, विपरीत, कैसे, शीत उष्ण, शीत ठंडा, उष्ण गर्म, तो विलोम शब्द है ना,
ये तो गुण संधि से ओ बन गया, वरना दो शब्द क्या है इसमें, शीत उष्ण, शीतोष्ण, शीत उष्ण, शीत उष्ण, ठंडा गर्म, विलोम शब्द है ना। और विग्रह करोगे तो भी और आएगा। अब इसमें द्वंद्व समास है। अब मैं जल्दी से बता देता हूं, छुट्टी हो गई। इनका विग्रह करते ना तो सुन लो कैसे करते हैं। अवयव का भाव का विग्रह करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द का अपना अलग ही अर्थ निकलता है, ठीक है ना। जैसे भर पेट तो पेट भरकर, प्रतिदिन तो प्रत्येक दिन, या प्रत्येक दिन आए तो प्रतिदिन। अब देखो तत्पुरुष में का के की विभक्ति आ जाएगी, विग्रह करते हैं तो। अच्छा, कर्मधारय में रूपी शब्द आ जाएगा, ठीक है, या के समान आ जाएगा। जैसे चरण कमल तो कमल के समान चरण, या कमल रूपी चरण, तो ये शब्द आ जाता है कर्मधारय में, ठीक है ना। विशेषता बताने वाली बात आएगी। द्विगु में विग्रह करेंगे, समाहार शब्द आएगा, समाहार, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार, ये शब्द आएगा। विग्रह करोगे तब की बात कर रहा हूं। उसमें या तो विग्रह करवाएगा या समास पूछेगा, शब्द में कौन सा समास है। समास छांट लोगे तो विग्रह करना शेष रह जाता है। और बहुरी का विग्रह करोगे तो शब्द आएगा जिसका, जिसकी, जिसका, ये आएगा। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, है ना। शूल पानी, त्रिशूल है पानी में जिसके, हाथ में जिसके, शिव जी, तो वहां जिसका जिसकी आएंगे, विग्रह करेंगे तब। और का अभ्यास कराएंगे कल।